दोस्तों अभी तक हमने ये देखा कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या था, फैराडे का सेकंड लॉ क्या था। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि अगर हम एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते और उसको अगर हम ट्रैवल करते हैं एक साइड से दूसरे तरफ पे तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसी तरीके से हमने देखा कि फैराडे सेकंड लॉ किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है कि जो इंड्यूस हुआ हुआ ईएमएफ रहेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मेरा कॉइल या कंडक्टर अगर ट्रैवल कर रहा है T1 इंस्टेंट से T2 इंस्टेंट पे जो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज होता है उसी के बेस पे वो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करेगा। सिमिलरली हमने उसके बाद एक सेटअप देखा था जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल थे और नॉर्थ साउथ पोल के बीच में मैंने एक कंडक्टर प्लेस किया था, उसका रोटेशन किया था और उसमें से हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला। माइनस साइन कहाँ से आया, लेंस लॉ का किस तरीके से डिफाइंड है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब मुझे थोड़ा और एक स्टेप आगे जाना है और उसके अंदर समझना है कि अगर मैं इसे डीसी मशीन्स में अप्लाई करूँगा तो मेरा फैराडे का लॉ किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। अब मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज क्या होता है यूनिवर्सिटीज़ के बंदे और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं इसको, एक डेरिवेशन को ज़्यादा डीपली इसको समझने की कोशिश नहीं करते और ये हमें प्रॉब्लम करता है जब मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा तब मुझे पता नहीं चलता है ये आर्मेचर के कंडक्टर्स है, आर्मेचर के पैरेलल पाथ्स क्या है, उसके अंदर किस तरीके से मुझे कंडक्टर कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले तो हम लोग याद कर लेते हैं लेकिन वो डिराइव किस बेसिस पे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो एक्चुअल कंडीशन में किस तरीके से होता है वो हमें अभी समझने की ज़रूरत है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईएमएफ इक्वेशन, आज की वीडियो लेक्चर में हमारा सबसे मेन मोटिव यही रहेगा कि हमें डिराइव करना है ईएमएफ इक्वेशन फॉर डीसी मशीन। जनरली ईएमएफ क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि किस तरीके से ये डीसी मशीन में इसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो हम एक एजम्पशन या एक बेसिक चीज़ों को एक डेरिवेशन के तौर पे समझते। फ्लक्स पर पोल, पोल होगा। ठीक है, अब हम डीसी मशीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब डीसी मशीन्स की बात करेंगे तो पोल तो आएगा। तो पोल, फ्लक्स पर पोल, हर पोल का किस तरीके से फ्लक्स डिटरमाइंड होगा, 5 वेबर में। अब नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज इक्वल टू जेड, अब नंबर ऑफ कंडक्टर्स आ जाएंगे। जब हमने पहला सेटअप देखा था तो उसमें क्या देखने को मिला, दो मैग्नेट्स थे, उसके बीच में एक सिंगल कंडक्टर था। लेकिन जब हम डीसी मशीन्स पढ़ेंगे तब उसमें केस अलग हो जाएगा क्योंकि हर एक पैरेलल पाथ में बहुत सारे कंडक्टर्स होंगे। तो हमें एक कंडक्टर के बारे में पता करना पड़ेगा उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी बनाया हुआ है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। जो हमने ऑलरेडी इस पिक्चर को कंस्ट्रक्शनल पार्ट में देखा था डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में कि किस तरीके से हमारा आर्मेचर रहता है, हमारा कम्यूटेटर रहता है, उसका शाफ्ट रहता है, ये सारे पार्ट को हमने समझा था। अगेन हम लोग वापस इसको रिवाइज करेंगे जब ये डेरिवेशन को हम समझेंगे तभी। ठीक है, और मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू एन आरपीएम, रोटेटिंग पर मिनट। ठीक है, अब इसमें आ रहा हूँ नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू पी, फिर आ रहा हूँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू ए। अब ये चीज़ डिपेंड करती है वाइंडिंग्स पे। अगर मैं डीसी मशीन्स में लैप वाइंडिंग करूँगा तो ए अलग हो जाएगा, अगर मैं उसमें वेव वाइंडिंग करूँगा तब वो चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं लैप वाइंडिंग करता हूँ तो मेरा ए जो है इक्वल टू पी होगा, ए इज इक्वल टू पी, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, जितने मेरे पोल्स होंगे उतने ही मेरे पैरेलल पाथ्स होंगे। सिमिलरली ए इज इक्वल टू 2, मेरे पैरेलल पाथ सिर्फ दो ही रहेंगे, कब, जब वो वेव वाइंडिंग के फॉर्म में होगा। अब ये लैप और वेव और डिटेली आगे जाके हम समझेंगे कि किस टाइप की वाइंडिंग होती है। तो पहले हम अभी स्टार्ट करते हैं डेरिवेशंस। अब उसके पहले हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं ताकि एक बार रिवीजन हो जाए हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, आर्मेचर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये हमारा क्या पार्ट है, कम्यूटेटर। ओके, और ये क्या है, शाफ्ट। ठीक है, अब ये जो आ रही है ये क्या है, मेरी वाइंडिंग्स। ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसके इंटरनली जो आ रहा है ये मेरे वाइंडिंग्स हो गए। और ये जो पार्ट रहेगा यहाँ से जहाँ से ये आ रहा है इसको मैं पैरेलल पाथ्स बोल सकता हूँ। ये वाइंडिंग्स को मैं कंडक्टर्स भी बोल सकता हूँ क्योंकि यही वाइंडिंग से कंडक्टर्स होंगे।
ये एक तरह के कंडक्टर्स है, ठीक है। तो ये मेरे पैरेलल पाथ्स हो गए, वाइंडिंग्स इसमें से आ रहे हैं, तो ये मेरे कंडक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है कि मैं जब डेरिवेशन करूँगा तो किस तरीके से समझाऊंगा। फ्लक्स लिंक्ड विथ वन revolution made by one conductor present in one parallel path is equal to p5। फ्लक्स जो लिंक हो रहा है किसके साथ, विथ वन रेवोल्यूशन, फ्लक्स लिंक हो रहा है कंडक्टर के साथ, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर क्या है, ये है जो मेरे वाइंडिंग्स है। अब ये कंडक्टर इक्वल टू किससे डिफाइन करूँगा, z से, इसको डिटरमाइन मैंने z से किया। तो वो लिंक हो रहा है फ्लक्स के साथ, जब ये घूमेगा, जब ये रोटेट होगा तो वो फ्लक्स लिंक होगा। एक ही रेवोल्यूशन मैंने इधर कंसिडर किया, ठीक है। मैंने 10 या 20 या 25 रेवोल्यूशन मैंने कंसिडर नहीं किया, एक रेवोल्यूशन, एक कंडक्टर, उसके एक पैरेलल पाथ में जितने कंडक्टर प्रेजेंट है सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ वन रेवोल्यूशन मेड बाय वन कंडक्टर प्रेजेंट इन वन पैरेलल पाथ इज इक्वल टू p5। अब मुझे देखना है एक रेवोल्यूशन को लेने में टाइम कितना मुझे जाएगा। टाइम टेकन बाय वन कंडक्टर फॉर वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 60/n, ठीक है। इसको मैंने n RPM लिखा था, रोटेटिंग पर मिनट, इसको मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया तो 60/n हो गया। अब मुझे EMF देखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसको ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग की तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरा आर्मेचर सेक्शन है, ये मेरे पैरेलल पाथ्स हो गए, ठीक है। इस पैरेलल पाथ्स में कुछ कंडक्टर्स रहेंगे जिसको हम वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये वाइंडिंग्स में कितने वाइंडिंग्स है ये हमें पता नहीं, हो सकता है 10 हो सकता है 50 हो। और ये पैरेलल पाथ्स कितने हैं ये भी हमें पता नहीं, ये भी हो सकता है 10 हो, 50 हो, 100 हो, ये हमें पता नहीं है। तो मुझे ये पता करना है कि इस पैरेलल पाथ के अंदर एक कंडक्टर है, मान लो 10 या 20 जितने भी होंगे, एक कंडक्टर है, उस एक कंडक्टर का EMF इंड्यूस कितना है, ठीक है। ये मेरा कंसर्न है। तो मैं EMF इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर में जो EMF इंड्यूस होगा एक रेवोल्यूशन में कितना होगा, विच इज डिनोटेड बाय E इज इक्वल टू p5/60/n। ये कहाँ से आया, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या था, d∅/dt था। अब ये d∅ क्या था, चेंज इन फ्लक्स। अब ये चेंज इन फ्लक्स कैसे पता चला, फ्लक्स लिंक्ड विथ वन रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्लक्स लिंक्ड विथ वन रेवोल्यूशन, फ्लक्स लिंक्ड विथ वन रेवोल्यूशन मेड बाय वन कंडक्टर प्रेजेंट इन वन पैरेलल पाथ, ठीक है। ये मैंने p5 से डिनोट किया, तो वही p5 मैंने यहाँ लिख दिया। टाइम टेकन बाय वन कंडक्टर फॉर वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 60/n। तो ये क्या हो गया, मेरा टाइम आ गया यहाँ पे और ये फ्लक्स लिंकेज आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ p5/60n, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, n यहाँ चला गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ p5n/60, ठीक है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, बिकॉज अभी इसको एक और स्टेप अभी हम लोग आगे जाएंगे तो इसमें कन्फ्यूजन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे को ये समझना है कि ये तो भैया हमें मिल गया है कि EMF इंड्यूस इन वन कंडक्टर, ठीक है, और एक रेवोल्यूशन में। अब ये कंडक्टर कहाँ प्लेस्ड है, पैरेलल पाथ में। अब एक पैरेलल पाथ नहीं है, बहुत सारे पैरेलल पाथ्स है। यहाँ आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूस बहुत सारे पैरेलल पाथ्स है। अब मुझे एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर्स है ये पता करने पड़ेंगे। उन कंडक्टर्स के अंदर मुझे सिर्फ एक कंडक्टर को मैंने कहाँ पर कंसिडर किया है, तो एक कंडक्टर के हिसाब से मुझे मिल गया है कि EMF इंड्यूस होगा p5/60, ठीक है। अब मुझे देखना है कि एक पूरे पैरेलल पाथ में जितने भी मेरे कंडक्टर्स होंगे, ठीक है, एक पूरे आर्मेचर के अंदर जो मेरा पैरेलल पाथ रहेगा उसमें जितने भी कंडक्टर्स रहेंगे, उसका मुझे अगर एक EMF इंड्यूस देखना है तो मैं कैसे देखूंगा। समझते हैं ये वाला क्वेश्चन, हाउ मच कंडक्टर्स इन वन पैरेलल पाथ। एक कंडक्टर के अंदर कितने कंडक्टर्स, एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर्स होते हैं, इसको हमें समझना होगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पूरे इसके अंदर 1000 कंडक्टर्स है, ठीक है, 1000 कंडक्टर्स है। Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, इन द आर्मेचर। अब A जो है वो क्या है, पैरेलल पाथ। अब मुझे पता करना है इन वन पैरेलल पाथ दी कंडक्टर विल बी, एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर्स होंगे। तो टोटल कंडक्टर्स मेरे पास 1000 है और मेरे पैरेलल पाथ कितने हैं, 10 है। अगर मैं Z/A कर दूंगा तो 1000/10 हो गया, तो मेरे पास कितने कंडक्टर्स आ गए यहाँ पे, 100 कंडक्टर्स।
तो एक पैरेलल पाथ में यहाँ पे मेरे पास 100 कंडक्टर्स है, इस तरीके से वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो जितने भी 10 पैरेलल पाथ है उन सब में 100 अगर आप प्लेस करते जाओगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। 10 पैरेलल पाथ पे टोटल हो गया 1000 हो जाएगा। अब हम जाते हैं, अब हमें समझना है EMF इंड्यूस्ड इन ऑल कंडक्टर्स ऑफ वन पैरेलल पाथ। अब मैं एक पैरेलल पाथ को कंसीडर कर रहा हूँ, उसके अंदर के मुझे सारे कंडक्टर्स में कितना EMF इंड्यूस हुआ ये पता करना है। अब इसके पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर मेरा एक पैरेलल पाथ है, उसके अंदर एक कंडक्टर है, तो उस एक कंडक्टर का EMF कितना होगा। अभी मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि EMF इंड्यूस इन ऑल कंडक्टर्स, जो एक पैरेलल पाथ है इसमें मान लो 100 है या 1000 है, जितने भी कंडक्टर्स है उसका EMF क्या होगा। ठीक है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ सिर्फ एक कंडक्टर की बात हो रही थी, यहाँ पे जितने भी कंडक्टर्स मेरे पैरेलल पाथ में उनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो उसको मैं डिनोट कैसे करूँगा, E इज इक्वल टू 5Pn/60। ये कहाँ से आया, सिंगल कंडक्टर के EMF से आ गया। EMF E इज इक्वल टू 5N/60, वही यहाँ पे लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई Z/A। ये कहाँ से आया, इस पोर्शन से आया, Z/A। तो यहाँ पे ये मेरा इक्वेशन कंप्लीट हुआ, तो ये E इज इक्वल टू 5ZP डिवाइडेड बाई 60 है। ठीक है, अभी मैं इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर मुझे ये इक्वेशन को अगर मुझे लिखना है जनरेटर के फॉर्म में, DC जनरेटर के फॉर्म में, तो मैं इसको EG से डिनोट करूँगा। EG इज इक्वल टू 5ZNP/60, और मैं EB से डिनोट करूँगा तो 5ZNP/60 है। ठीक है, दोनों में सेम चीज़ रहेगा, सिर्फ उसका डिनोशन चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको EB से डिनोट करूँगा, इसको EG से डिनोट करूँगा। और EB क्या है, EB को हम बैक EMF बोलते हैं। वो आने वाले जो हमारे वीडियोस रहेंगे उसके अंदर मैं इसको डिटेली समझाऊंगा कि बैक EMF का क्या रोल रहता है, वो सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन की तरह किस तरीके से एक मोटर काम करता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे DC मोटर्स और मशीन्स के अंदर, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद ये काफ़ी डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको और ब्रॉडली और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि DC मोटर्स और DC जनरेटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। क्योंकि अभी हमें फैराडे लॉस के बारे में पता चल चुका है, फर्स्ट लॉ क्या सिग्निफिकेंस देता है, सेकेंड लॉ क्या हमें बताता है, और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन फीचर्स भी देख लिए। और यहाँ पे अब अगर नोटिस करोगे तो मैंने बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। पहले मैंने एक नॉर्मल सेटअप लगाया था जहाँ पे मैंने एक कॉइल रखा और कॉइल के सामने एक मैग्नेट को रखा, और जब मैंने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और इसको ट्रैवल किया तो फ्लक्स लिंकेज हो गया और EMF इंड्यूस हो गया। ठीक है, फैराडे का पहला लॉ। और दूसरे लॉ में क्या हो गया, मैंने उस मैग्नीट्यूड को समझने की कोशिश की कि वो मैग्नीट्यूड कितना होगा उस EMF का। ठीक है, जिसको हमने यही चीज़ को यही सेटअप के साथ हमने टाइम T1 और T2 इंस्टेंस से हमने कंपेयर किया, तो वहाँ से मुझे डिफरेंस इन फ्लक्स पता चला, जिसकी वजह से वहाँ से डिराइव हुआ d∅dt। ठीक है, यहाँ तक मैं क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस सेटअप की जगह पे जो यहाँ पे एक्चुअल मुझे एक DC मशीन का जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, इसके जगह पे मैंने वहाँ पे एक नॉर्मल नॉर्थ और साउथ पोल का एक फिक्स मैंने एक मैग्नेट बनाया था, उनके बीच में मैंने एक कंडक्टर प्लेस किया था, फिर उसको रोटेट किया, फिर वहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ। वहाँ से सारे लेंस लॉ तक हमने पूरा समझा कि किस तरीके से सारी चीज़ें डिराइव हुई है। ठीक है, उसके बाद वो जो रोटेशन था वो फॉरवर्ड रोटेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया था और EMF कैसे इंड्यूस होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो DC मशीन्स में तो रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो वो रेवोल्यूशन किस तरीके से समझना है उसके लिए मैंने ये पूरा वीडियो आपको समझाया हुआ। तो इसको हमने एक डेरिवेशन के फॉर्म में समझा कि एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर्स है, उन कंडक्टर्स में EMF किस तरीके से इंड्यूस होगा टोटली। तो जाके मैं सारे पैरेलल, अभी यहाँ मुझे इतना मिल गया तो मैं अभी पूरा का पूरा जितने भी पैरेलल पाथ है उसका मैं टोटल एडिशन कर दूंगा, तो मुझे सारे पैरेलल पाथ में कितना EMF इंड्यूस होगा वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पूरा डेरिवेशन आपको बताया। तो होप कि आपको सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।